नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं, जिन खबरों पर हम तबसरा करते हैं, वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि इन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में आपने देखा कि ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर बरेली में आई लव मोहम्मद, मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ का जो नारा लगाया गया था, बैनर्स लगाए गए थे, उसके खिलाफ जिस तरह की हरकतें हुकूमत उत्तर प्रदेश ने की, जिस तरह की हरकतें उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR की एक रिपोर्ट जारी हुई, यानी हक़ाइक़ पर मबनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आई लव मोहम्मद मुहिम के खिलाफ एक जानबूझकर मुतासिबाना रवैया अख्तियार किया गया मुसलमानों के साथ। और फिर आपको ये बताना ज़रूरी है कि मुल्क भर में तकरीबन 4505 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और 265 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। ये 7 अक्टूबर तक के आदाद शुमार है। और आपको ये बता दें कि 30 दिनों में 45 FIR मुख्तलिफ शहरों में दर्ज किए गए। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये तमाम के तमाम मुसलमानों के खिलाफ किए गए हैं और सिर्फ बरेली में 89 मुसलमानों को, ये यानी 90 के करीब मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। सीनियर सहाफ़ी प्रशांत टंडन ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि अमन व अमान यानी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की बजाय हुक्काम जो है मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि सिर्फ बरेली में 27 मकानात को नाजायज़ तौर पर या गैर कानूनी तौर पर तामीर करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नोटिसें जारी कर दी गई है, उन पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। अब अंदाज़ा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि बुलडोज़र के ज़रिए इंसाफ नहीं किया जा सकता, बुलडोज़र मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है और ये जानबूझकर मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए चलाया जा रहा है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत, उत्तर प्रदेश की पुलिस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, उसको खातिर में नहीं लाती और हिंदुस्तान में जो कानून की हुक्मरानी है उसको तस्लीम करने से इनकार करती है एक तरह से। बहरहाल आई लव मोहम्मद, आप अंदाजा कीजिए कितनी शर्म की बात है कि आर्टिकल दस्तूर की दफ़ा 25 में वाज़े तौर पर मजहबी आज़ादी का आपको यानी छूट दी गई है, मजहबी आज़ादी दी गई है कि कोई भी हिंदुस्तानी चाहे वो किसी मज़हब का क्यों ना हो अपने अपने मज़हब पर चल सकता है, अपने मज़हब की तबलीग कर सकता है, उसकी तशरीह कर सकता है, लोगों तक पैगाम पहुंचा सकता है अपने मज़हब का। लेकिन शर्म की बात है कि योगी आदित्यनाथ हो या BJP की मरकज़ी हुकूमत हो या फिर आप देखेंगे कि आसाम की रियासती हुकूमत हो या फिर उत्तराखंड की हुकूमत हो या फिर BJP ज़र इख्तियार तमाम रियासतों की हुकूमतें हों, वो इस कदर डरी हुई हैं मुसलमानों से और ईसाइयों से कि उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो मजहबी तब्दीली करवाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने जो दलित भाई हैं उनके साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं करते, उनको अपने गले से नहीं लगाते, उनके साथ अपनी बेटियों की शादियां नहीं करते, उनको मंदिर में अगर वो दाखिल होते हैं तो दूध से धोते हैं। शर्म आनी चाहिए। और आप अगर कोई दलित नौजवान शादी कर कर घोड़ी पर सवारी करता है, बारात निकालता है, तो उसको आप संगवारी करते हैं और कहते हैं कि तेरा हक नहीं है कि तू घोड़ी पर बैठकर बारात निकाले, जैसे ये इनके बाप की जागीर है घोड़ा और घोड़ी कि ये खुद इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इंसान है और इंसान सब बराबर होते हैं, मसावी होते हैं और बहैसियत हिंदुस्तानी दस्तूर ने हम सबको एक मसावियाना हुकूक दिए हैं। उसके बावजूद अगर कोई ये कहता है कि दलित घोड़े पर नहीं बैठ सकता तो यकीन मानिए कि उसको इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि दलित के हाथ का पकाया हुआ खाना हम नहीं खाएंगे तो मैं कहता हूं कि इसे सख्त सजा दी जानी चाहिए कि दोबारा वो इनकार ना करे
जल्द ही दलित का हाथ में एक निवाले लेकर अपने मुंह में डाल ले। और मैं ये कहूंगा कि जो लोग दलितों को पानी पीने पर कत्ल कर देते हैं उनको भी उसी तरह की सजा दी जानी चाहिए, सजाए मौत दी जानी चाहिए। और उन्हें ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के दस्तूर ने सबको मसावियाना हुकूक अता किए हैं, बुनियादी हुकूक अता किए हैं। तब कहीं जाकर इस तरह की जो गुलामाना ज़हनियत, इस तरह की जो गंदी ज़हनियत रखते हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से के पास और पूछते हैं कि सज्जाद साहब, आपने देखा है कि मैं अगर आई लव मोहम्मद का जश्न मनाता हूं, मैं अगर आई लव मोहम्मद का परचम उठाता हूं, तो ये यानी परेशान होते हैं। और इनको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि सारी दुनिया जानती है कि आई लव मोहम्मद से कौन चिढ़ता है। आई लव मोहम्मद से शैतान चिढ़ता है, और मैं समझता हूं कि शैतान के अलावा कोई नहीं चिढ़ता। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के एक पोस्टर को लेके जो है वहाँ पे यूपी में बवाल मचाया गया, यूपी में पुलिस ने जो तासुब का जो है मुजाहरा किया, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई गई, और जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा गया। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ये मसला कितनी जो है वसअत इख्तियार करता जा रहा है। आप देखिए, आज ही एक ख़बर आई थी कि जो है गुजरात में भी एक छोटे से गांव में गुजरात के इसी आई लव मोहम्मद के एक व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पे बवाल हुआ। एक गांव में जो है दो फ़िरक़ों में जो है तसादम हुआ। फिर उसके बाद जब बिल्डोज़र वहाँ पे आ, देखिए बिल्डोज़र की जो आपने बात की है, जब वहाँ पे बिल्डोज़र आया तो एक ही तबके के मुसलमानों के घर उन्होंने गिराने शुरू कर दिए। तो ये जो सियासत चली जा रही है, एक फ़िरक़े को टारगेट करके, एक तबके को टारगेट करके जो माहौल ख़राब किया जा रहा है। देखिए आज ही जो है यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कह रहे थे कि हम तमाम तबक़ात के विकास के पाबंद हैं, हम सभी तबक़ात को साथ लेके चलने के पाबंद हैं। हैरत होती है कि जो है एक जानिब यही शख्स जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ आग उगलता नज़र आता है, और दूसरी जानिब यही शख्स जो है ये दावा भी करता नज़र आता है कि हम तमाम तबक़ात के विकास के पाबंद हैं। तो ये बहुत ताज्जुब होता है, हैरत भी होती है कि देखिए किस तरीके से बरेली में हमने देखा कि इमाम तौक़ीर रज़ा ख़ान के जो है की जानिब से वहाँ की जामिया मस्जिद से वहाँ के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड तक एक रैली निकालने का जुमा के मौके पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। प्रोग्राम एहतजाजी प्रोग्राम वो करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उस प्रोग्राम को कैसे कुचला, बच्चों पे कैसे लाठीचार्ज किया गया, हज़ारों बच्चों को कैसे गिरफ़्तार किया गया, सैकड़ों बच्चों को कैसे गिरफ़्तार किया गया, और कैसे मुकदमा दर्ज करवाए गए, और किस तरह का माहौल अब वहाँ पे बना हुआ है। पूरा बरेली आज भी खौफ के माहौल में है। बरेली में कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि कब कहाँ से बिल्डोज़र दंदनाता हुआ आ जाए और कब किसका जो है घर को गिरा दिया जाए, कोई नहीं जानता। मुसलमान इलाक़ों में खौफ का माहौल है, और मुसलमान साफ़ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारे घर गिराए जा रहे हैं, महज इस इल्ज़ाम पे कि बच्चों ने पत्थर मारा था, महज इस इल्ज़ाम पे कि बच्चों ने नारे लगाए थे, महज इस इल्ज़ाम पे कि बच्चों ने जो है वहाँ मस्जिद के बाहर जो है कुछ हंगामा किया था। इस इल्ज़ाम पे ना सिर्फ उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनकी टांगें तोड़ी गई हैं, 3rd डिग्री उन पर इस्तेमाल किया गया है, गैर इंसानी सलूक की इंतहा की गई है, और उनको जो है परेड कराई गई है मीडिया के सामने, और फिर अब जो है घर गिराए जा रहे हैं डंके की चोट पे एक एक करके। देखिए संभल में हालिया दिनों में हमने देखा कि एक मस्जिद शहीद कर दी गई। इंतज़ामिया ने धड़ल्ले से डंके की चोट पे ये कहा कि हमने मस्जिद को शहीद इसलिए किया है क्योंकि ये जो है नाजायज़ तरीके से गैर मजाज तौर पे तामीर की गई थी। आप देखिए इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत एक मस्जिद को शहीद करने में एक पल के लिए भी झिझक महसूस नहीं करती, एक पल के लिए भी उनको जो है इस बात का एहसास नहीं होता कि एक मस्जिद की शहादत से मुसलमानों के जज्बात कैसे मजरूह होंगे, और किस बेदर्दी के साथ जो है वो बुलडोज़र लेके जो है गिराने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि एक शख्स की सज़ा की जो है, एक शख्स के किए की सज़ा पूरी फैमिली को नहीं दी जा सकती। बेशक बेशक। आप घर गिराएंगे तो पूरी फैमिली को आप घर से बेघर कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और जैसे कि बिल्कुल बरेली में किस तरीके से जो है घर बेदर्दी से गिराए गए
کس طریقے سے لوگوں کو بغیر کیا گیا، یہ بہت ہی المناک بات ہے۔ دیکھیے بشیر ور کا جو ہے ایک شعر تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے کو، جی 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 اور تم کو جو ہے آر نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تم کو جو ہے مطلب ہم یہ کہیں گے کہ ترس نہیں کھاتے تم ایک بستیاں جلانے کو۔ دیکھیے بستیاں جلانے کی انہوں نے بات کی تھی، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بستیاں جلانے سے بھی آگے کی جو ہے کارروائی یہاں پہ ہو گئی ہے، انسانی غیر انسانی سلوک، انسانیت کے خلاف سلوک، آدمیت کے خلاف سلوک۔ دیکھیے اعظم خان بھی جب جیل سے نکلے تھے تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ ہماری یو پی کی سرکار انسانیت سے گری ہوئی سرکار ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسانیت سے بھی بدترین جو ہے رویہ میرے خلاف اختیار کیا گیا جیل میں، جس طریقے سے میرے ساتھ رویہ تھا ان کا۔ میں ایک سانسد ہوں، میں ایک پارٹی کا جو ہے اہم ممبر ہوں، میں سابقہ وزیر ہوں ریاست کا، میں راجیہ سبھا کا ممبر رہا ہوں، میں ایم پی رہا ہوں، میں ایم ایل اے رہا ہوں، میں منسٹر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا؟ ایک 10x10 کے چھوٹے سے 7x10 کے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، نہ بجلی کا انتظام تھا، نہ سردی کا انتظام تھا، نہ گرمی کا افسوس کی انتظام بات ہے، تھا، افسوس کی بات ہے۔ کھانا ایسا دیا جاتا تھا کہ جانور بھی شرما جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میں نے فیس کیا ہے، وہاں جو لوگ تھے وہ بھی تو انسان تھے جو سرو کر رہے تھے، آپ کے جو ٹریٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں میں نے انسانیت کو مرتے دیکھا ہے، وہاں میں نے آدمیت کو مرتے دیکھا ہے، وہاں میں نے دیکھا۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ ایمرجنسی میں بھی جو ہے نہیں ہم لوگ جیل میں گئے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی اتنا برا رویہ نہیں تھا جتنا کہ آج اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے گھر توڑنے میں جو ہے یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے بالکل 1 منٹ کی آر نہیں ہے آپ کو۔ ایک جو ہے وہاں کا بجلی جو ہے کرمچاری کہتا ہے کہ میں نے ان کے گھر پہ جو ہے دھاوا بولا اور 1,28,00,000 کا جو ہے میں نے جرمانہ بڑا لگا کارنامہ دیا ہے۔ انجام دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کیوں یاد آیا آپ کو کہ وہاں بجلی چوری ہوئی ہوگی؟ ابھی کیوں جو ہے آپ کارروائیاں، مطلب ایک اگر سرکاری عہدیدار، ایک پولیس افسر، ایک جو ہے انتظامیہ میں شامل شخص اگر تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے اور تعصب کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے تو پھر جو ہے اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ نہیں بھائی، قانون کی حکمرانی کا مطلب کیا ہے؟ بالکل یہ سوچنے والی بات ہے۔ قانون یہی کیا ہے کر رہا ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہے، سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے، جی یہ بالکل ججز کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جی گے کہ چندرچوڑ اپنے آپ کو بہت بڑا سیکولر، اپنے آپ کو بہت بڑا ایسا کہ بہت ہی بڑا دانشور قرار دینے والا شخص اور بہت منصفانہ یعنی انصاف کرنے والا شخص قرار دیتا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بابری مسجد کی جو شہادت کی وہ یعنی حمایت کرتا ہے۔ جی بالکل شرم آنی چاہیے۔ اگر تم ججز ہو، اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، مذہب کی بنیاد پر فیصلے دیتے ہو یا تعصب کی بنیاد پر، جانبداری کی بنیاد پر اگر تم فیصلے دیتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اسی وقت تمہارا ضمیر مر چکا تھا، اور تمہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا ضمیر جس کا مر چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہے۔ بالکل یقیناً زندہ لاش سے بھی زیادہ بری جو ہے۔ ارے کس طرح حمایت کر سکتا ہے ایک جج؟ جی بالکل، ایک سابق چیف جسٹس جو ہے اگر یہ کہے کہ بابری مسجد کی شہادت ایک جائز عمل تھا، جی جی، تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا اس ہے؟ سے بڑی شرم کی بات نہیں کچھ شرم ہو کے سکتی۔ دیکھیے جج نیشنل شیم ہے یہ۔ انسانیت، دیکھیے اب ہمیشہ دیکھیے بہت عرصے پہلے ایک شعر کسی شاعر نے کہا تھا کہ کس سے منصفی چاہیں، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ تو اب یہاں جو صورتحال ہے، اگر منصفی جو ہے یہاں پہ اگر اس طرح کی بات کرنے لگے تو پھر ہم کسے وکیل کریں گے، کس سے منصفی چاہیں گے؟ اگر انصاف جی کا جو ہے کیا، انصاف کا جو ہے یہاں پہ خاتمہ ہو جائے گا کیا؟ انصاف کی جو بات ہوتی تھی کیا، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ریاض صاحب، آج سے 14 سال پہلے کی بات ہے، جب وزیر اعظم مودی جو ہے اقتدار میں نہیں تھے، جب سرکاری افسر ڈرتے تھے کسی کے کوئی غیر قانونی کام کرنے جی کے ہاں لیے، جی ہاں، آج ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے سرکاری افسر، اعلیٰ عہدیدار، کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ارے جو تلوے ہے چاٹ رہے ہیں صاحب۔ تلوے چاٹ رہے ہیں اور جھوٹ تو ایسے بولتے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے، یقیناً اب کس حد تک جو ہے ہماری جو ہے ہمارے اقدار گر گئے ہیں، کس حد تک ہماری سوچ گر چکی ہے، کس طرح کا جو ہے انصاف ہمارے
लोगों में आ गया है। एक इंसाफ में बैठा, सबसे ऊंची इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा शख्स मस्जिद की शहादत की अगर जस्टिफाई करता है तो इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। और बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई का है, उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि उनके ऊपर जो जूता फेंका गया, उन्हें एहसास होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में दलितों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। एक दलित, एक बुद्धिस्ट, यानी पहला बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई है तो वो डॉक्टर बी.आर. गवाई हैं, और अगर पहले दूसरे दलित चीफ जस्टिस है तो वो भी बी.आर. गवाई है। उनको अगर एक कोई जूता फेंक कर मारता है तो मैं समझता हूं कि उसे माफ करने की बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए हिंदुस्तान के दस्तूर पर जो हमला हुआ है, उसने जूता हिंदुस्तान के दस्तूर पर फेंका, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर फेंका, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पर फेंका, हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर फेंका, वजीर दाखिला अमित शाह पर फेंका उसने जूता। वो उसके मतरादिफ है। और आपको बता दूं कि उसे उसी जूते से मारते हुए ले जाना चाहिए था अदालत के बाहर, कमरे अदालत के बाहर, और उसे लात मारते हुए उसे ढकेल देना चाहिए था जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन क्यों आपने उसको माफ किया है? दिल्ली पुलिस जो बार बार गैर यानी बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बदनाम है, वो इस तरह के शख्स को कैसे रिहा कर सकती है, कैसे छोड़ सकती है? क्या अगर चीफ जस्टिस कहें कि मैं इसे माफ करता हूं तो आप छोड़ देंगे? हालांकि उसने इस कदर खतरनाक काम किया है, यानी चीफ जस्टिस पर जूता फेंक मारा, नस्ली मुनाफरत, मजहबी मुनाफरत और जात पात की बुनियाद पर उसने ये काम किया है। क्या जात पात और छूत छात की बुनियाद पर इस तरह के काम करने वालों को तुम माफ करोगे? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। हमारे तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर शिवधर रेड्डी, उन्होंने उनका एक बयान है, बहुत ही प्यारा बयान है, बहुत ही अच्छा बयान है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि तेलंगाना, खासतौर पर हैदराबाद के पुलिस के बारे में और पुलिस अहदेदारों के बारे में ये कहा गया कि ये लोग सिविल डिस्प्यूट्स जो है वो मसाइल अपने पुलिस स्टेशन में हल करते हुए रिश्वत के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं। इस तरह की इत्तलात आई, कई अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और कई अहदेदारों को बरतरफ भी किया गया, मुअत्तल भी किया गया। अब शिवधर रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर इस तरह के वाकयात में कोई पुलिस अहदेदार मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात अच्छी है, कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात होता है। हम उम्मीद करते हैं कि शिवधर रेड्डी साहब इस तरह की कार्रवाई करते हुए पुलिस का इमेज जो है अवाम में बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि कई पुलिस अहदेदारों पर यानी खवातीन के इस्तेसाल के इल्जामात भी आयद किए जाते रहे हैं, उसकी जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। और वैसे भी आपको बता दूं कि पुलिस स्टेशन में सिविल पंचायत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो डीजीपी ने इशारा दिया है वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म एंड करप्शन जो है वो एक साथ नहीं चल सकते, ये बात उन्होंने कही है सज्जाद साहब। बहरहाल आप कुछ रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन पुलिस में भी जो है ज़रूरत इस बात की है। हम यूपी पुलिस की बात करते हैं, हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, हम जो है वहाँ पे पुलिस में उजागर होने वाले तासुब की बात करते हैं, तो यकीनन पुलिस के करप्शन की भी बात जो है हमको करनी चाहिए। तेलंगाना में यकीनन जो है अब पुलिस के नए सरबराह जो है आए हैं, उन्होंने जो है अगर ये मसले को उठाया है तो यकीनन वो एक बहुत बड़ा जो है मसला उन्होंने जो है उजागर किया है कि किस तरीके से पुलिस स्टेशनों में करप्शन जो है यानी तस्लीम कर लिया है उन्होंने। बिल्कुल, करप्शन अपने उरूज पे पहुंचा हुआ है। किस तरीके से लोगों के मसाइल हल करने के नाम पे उनसे जो है मोटी रकम ऐंठी जा रही है। बहुत सारे मामलात हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के मामले हों, चाहे वो मार तोड़ के मामले हों, चाहे वो आपसी लड़ाई के मामले हों। सारे मामला जब होते हैं, मामला जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो कैसे इन मामला से निपटा जाता है, ये जो है इसको उन्होंने जो है उजागर किया है। तो यकीनन देखिए इस सिलसिले में पुलिस में इस्लाहात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे नाज़रीन, इस्लाहात की तो आलमी सतह पर भी ज़रूरत है, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को तहलील कर देना चाहिए। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें मैं समझता हूँ कि 57 इस्लामी ममालिक या मुस्लिम अरब ममालिक हैं, उन्हें अपना अलग ब्लॉक बनाना चाहिए और एक अपनी अलग, जैसे नेटो के खतूत पर एक अपनी अलग फ़ौज बनानी चाहिए, और ताकि जो लोग फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते हैं या फिर नाजायज़ तौर पर मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाते हैं उनके खिलाफ मुत्तहिदा कार्रवाई
कार्रवाई की जा सके। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं इसराइल में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। आज इसराइल की जो पार्लियामेंट है, जिसे नेसेट कहा जाता है, वहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया और कहा कि मैं नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूँ, उनसे इज़हार ममनूनियत करता हूँ, उनसे को थैंक्स करता हूँ कि ये जंगबंदी को यकीनी बनाया गया है। शायद मैं समझता हूँ कि जंगबंदी के लिए नहीं, बल्कि नेतन्याहू का शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए अदा किया क्योंकि आप देखेंगे 7 अक्टूबर 2023 से 76,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। 4 लाख के करीब फ़लस्तीनियों के बारे में कहा जाता है कि ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें कि निस्फ तादाद पूरी तरह माजूर हो चुके हैं, मुस्तकिल माजूर हो चुकी है। 95% गज़ा ज़मीन के बराबर हो चुका है और जो अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तमाम के तमाम तबाह बर्बाद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। और अब भी 11,000 से लेकर 15,000 फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें जो है वो मलबे तले दबी हुई हैं। शायद इसलिए नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया। और इसके अलावा आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने भी उनका भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि चाहे बाइडन हो या ट्रंप हो, वो भी इसराइल की पूरी तरह मदद की है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये भी आपको बताना है कि 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख टन बम बरसाए गए गजा पर अमेरिका की मदद से। तो अब बताइए कि कातिल कौन है, अमेरिका या फिर इसराइल या दोनों? ये सवाल का जवाब आप देंगे, आलमी बिरादरी को देना चाहिए। और वैसे भी शर्म शेख में अब जब थोड़ी देर बाद शर्म शेख पहुंच जाएंगे, वहां पर 20 ममालिक के सरबराहान का इजलास मुनक़िद हो रहा है। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि नेतन्याहू ने तो पहले तो इनकार कर दिया था कि नहीं जाएंगे, अब ट्रंप जा रहे हैं तो उनके साथ वो भी जाएंगे। और इधर से हिंदुस्तान से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस तरह अभी तक कोई तौसीक नहीं हो सकी, क्योंकि वहां उन्हें ट्रंप से मुलाकात का मौका मिल जाएगा, उनके अपने दोस्त, अपने यार नेतन्याहू से भी मुलाकात का मौका मिल जाएगा, गले मिलने का। जी बिल्कुल। देखिए, शर्म शेख जो मिस्र का जो है एक साहिल इलाका है, दुनिया की जो है महंगी तरीन तफरी गाहों में उसका शुमार होता है। और जितने भी जो है सरबराहान होते हैं, आप मादी की तारीख उठा के देखिए, आप जितने भी सरबराहान ममलिकतों के मुल्कों के सरबराहान होते हैं, उनको मीटिंग करने के लिए शर्म शेख जो है एक बेहतरीन जो है मकाम नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे जो है एक माहौल भी है, साहिल समंदर भी है, शफाफ पानी भी है, माहौल होता है क्या? बिल्कुल रोमांटिक कहिए आप, जो आप कह सकते हैं। तो बहरहाल वहाँ तफरीह ज़्यादा होती है, बातचीत कम होती है। तो अब भी जो है वो लोग गज़ा के लोगों की मुस्तक़बिल को तय करने के लिए वहाँ पे गए हैं। इशरत कदा हम उसको कह सकते हैं, ऐश व इशरत कदा में गए हैं। अब जाके वो जो है वहाँ फ़ैसला करेंगे, गज़ा के गरीब मुसलमानों के हवाले से उनके मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया जाएगा। आप देखिए, एक जानिब गज़ा का खंडर है जहाँ कोई घर सालम नहीं बचा, पूरा के पूरे शहर को मलियामेट कर दिया गया है। जैसा कि आपने कहा, 20 लाख टन अमेरिका के वहाँ पे जो है बारूद वहाँ पे बरसाया गया। लाखों जो है, हज़ारों लोगों की जो है वहाँ पे अमवात की ख़बरें हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि जब जंगबंदी हुई उसके बाद लोग वापस अपने घरों की तरफ गए तो कहा जा रहा है कि मलबे से नाशें निकल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, हम तो सिर्फ 60,000 की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 60,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन अब अपने घर पहुंच रहे हैं लोग तो इमारतों से लाशें निकाली जा रही हैं। न जाने कितने लाख लोगों ने जो है अपनी ज़िंदगी गंवाई है। शहादत से जो है उन्हें यकीनन उन्हें तो शहादत मिली, लेकिन ये जो दुनिया में जो है सफ़ाक लोग हैं उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। देखिए, आज जो है गज़ा के मुसलमानों की जो है मुस्तक़बिल को तय करने के लिए शर्म शेख में एक जो है इजलास हो रहा है। दूसरी जानब जो है हमास के लोगों ने 20 यरगमालियों को जो है आलमी इदारे के हवाले कर दिया है और जो है उनको मतलब देखिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो फलाही तंजीम है उसने जो है उनको अपनी तहवील में ले लिया है। 20 यरगमाल जो थे उनके पास, अभी जो बच्चे हुए थे, रेड क्रॉस वाले ले लिए हैं। बिल्कुल, तो ये हुआ है। अब उसके बाद देखिए कि अभी बताया जा रहा था कि जो है तल अबीब के साहिल पे सदर अमेरिका ट्रंप को जो है शुक्रिया अदा करते हुए एक बहुत बड़ा जो है एक तहरीर तल अबीब के साहिल पे जो है लिखी गई थी।
آپ وہاں دیکھیں گے کہ اس جانب غزہ ہے تو اس جانب تل ابیب ہے، بالکل آمنے سامنے ایک ہی ساحل پہ، ایک ہی خون کے پٹی دھبے پہ، بھی ہوں گے میں سمجھتا ایک ہوں. ہی پٹی پہ جو ہے تل ابیب ہے، ایک ہی پٹی پہ جو ہے غزہ بھی ہے. یہاں دیکھیں تو کھنڈر ہے، انسانیت سے سختی نظر آتی ہے. اور شکریہ ادا وہاں کیا جا رہا ہے. دیکھیں تو آپ ریاض صاحب آپ حیرت کریں گے، یہاں جتنے بم انہوں نے گرائے ہیں اس سے کہیں زیادہ کروڑہا ڈالر لگا کے انہوں نے ایک خوبصورت شہر آباد کر لیا ہے. جی عظیم الشان شہر ہے، عظیم الشان عمارتیں ہیں، عظیم الشان سڑکیں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جنت بنا لی ہے. لیکن کیا یہ جنت ان کے سکون کو جو ہے ان کو سکون دینے والی ہے؟ نہیں دے گی، یہ بالکل نہیں سب دے سے بڑا سوال ہے یہاں پہ گی. جی کہ اپنے پڑوس میں اپنے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ 20,000 50,000 60,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر کے، بچوں کو ہلاک کر کے، بچوں کو شہید کر کے، پھول خواتین کو جیسے بچے شہید بھائی. کر کے، بالکل 2 سال کے بچوں پہ گولیاں ماری گئی ہیں. اتنا سب کچھ کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے. یہ بات یقینی ہے، 100% یقینی ہے. وہاں تل ابیب میں آرام کرنے والے لوگ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے مزے کی نیند لے رہے ہوں گے. یقین مانے شہداء جو ہے جی نا، بالکل شہداء ان کا پیچھا کریں گے بالکل اور بالکل. وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے. سپاہیوں کے جی. بارے میں تو پہلے ہی کہا جا رہا ہے ہاں کہ وہ جو ہے نفسیاتی بالکل بالکل طور پہ جو ہے پاگل ہو چکے ہیں. بالکل صحیح ہے، اور ہونے جی والے ہیں. بالکل بالکل. بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فلسطینی قیدیوں کے رہائی کا سوال ہے، رہائی کا آغاز ہو گیا ہے. 1700 قیدیوں کو بس میں سوار کر کے اوپر پریزن جو ہے جیل سے رملہ پہنچا دیا گیا ہے، یعنی مقبوضہ یعنی ویسٹ بینک میں. تو بہرحال اب وہاں پر بھی ان کی بھی حوالگی عمل میں آئے گی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 1700 جو فلسطینی ہیں اس میں 265 ایسے ہیں سجاد صاحب جنہیں اسرائیلی جیلوں میں سزائے عمر قید دی گئی تھی اور وہاں سزائے عمر قید کاٹ رہے تھے. ویسے بھی ناظرین، پہلے مرحلے میں 7 اور دوسرے مرحلے میں 13 جو ہے یرغمالیوں کو رہا کیا گیا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ حماس کے قبضے میں 28 یرغمالیوں کی لاشیں تھیں، وہ بھی حوالے کر دی جائیں گی. اور ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک جنگی جنون میں مبتلا نیتن یاہو کا سوال ہے، اس نے کہا ہے کہ فوجی کارروائی ابھی ختم نہیں ہوئی. آخر کتنے لوگوں کو یہ قتل کرے گا؟ کس طرح کہ کیا انٹرنیشنل لیول پر یہ خسائی بننے جا رہا ہے؟ یہ سوال اب پیدا ہوتا ہے. ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کا 11 نومبر کو انعقاد عمل میں آئے گا. اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. 24 اکتوبر پرچے نامزدگی واپس لینے یا دستبرداری کی آخری تاریخ ہے. 11 نومبر کو رائے دہی ہوگی اور 14 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی. نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. تو بہرحال اب یہاں پر مقابلہ ہے کانگریس کا اور BRS کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ BJP کس امیدوار کو میدان میں اتارتی ہے. تو بہرحال ماگنٹی گوپی ناتھ BRS کے MLA تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی بیوہ کو میدان میں اتارا ہے BRS نے، اور کانگریس نے نوین یادو کو. اب BJP کے جو صدر ہیں، ریاستی صدر رام چندر راؤ، دہلی بھاگے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پر امیدوار کا اعلان کرے. بھاگنے کا مطلب میرا کہنا ہے یہ کہ وہ دہلی کا دورے پر ہیں. تو بہرحال اس طرح کے خبریں ہمارے پاس تھیں جو ہم نے آپ کو سنایا ہے. لیکن ایک سب سے اہم خبر یہ بھی ہے کہ اسد الدین اویسی کی MIM نے بہار میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 243 اسمبلی نشستوں میں سے 100 نشستوں پر اپنے امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 30 حلقوں کی پہلی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے کہ کن 30 حلقوں میں مجلسی امیدوار میدان میں اتریں گے، لیکن امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. تو سجاد صاحب آپ دیکھیں، کشن گنج ہے، پورنیا ہے، کاٹھیار ہے، اراریا ہے، گیا ہے، موتی ہاری، نواڈا، جموئی، بھاگلپور، سیوان، دربھنگا، سمتی پور، سیتامڑھی، مدھوبانی، ویشالی اور گوپال گنج، یہ جو ضلع اضلاع ہے ان میں سے 30 حلقوں میں جہاں پر پہلے یعنی انڈیا جو گٹھ بندھن ہے اس کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے، اسد الدین اویسی نے امیدوار اتارنے کا اعلان کیا ہے. یہ بالکل نہیں ہے. یقیناً بہار کی سیاست جو ہے ایک عجیب شکل لینے جا رہی ہے اور جو ہے MIM 100 سیٹوں پہ جو ہے اپنے امیدوار اتار رہی ہے وہاں پہ، اور تلنگانہ میں نہیں اتارتی. یقیناً یہ بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے مقابلہ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال کیا ہوتا ہے یہی ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ دیں گے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیر اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.